नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी कैसे हो बच्चे? विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आप जैसे कि बोर्ड में देख रहे हो, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है ध्वनि अथवा साउंड। तो मैं आपसे बात कर रही हूं, तो आप तक मेरा क्या पहुंच रहा है बच्चों? मेरी ध्वनि पहुंच रही है, मेरा साउंड पहुंच रहा है ना? आप मुझसे बात करोगे तब भी क्या होगा? अगर आप माइक्रोफोन यूज करके मुझसे बात करोगे तो मुझे भी आपकी ध्वनि सुनाई देगी। हम अपने आसपास बहुत सारी ध्वनियां सुनते हैं, तो ये ध्वनि है क्या? तो इसी के बारे में आज पूरे डिटेल में हमारा क्लास होने वाला है। आप बहुत ध्यान से बैठिएगा और क्लास के अंत में जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन, घर्षण, उसमें से आपको कुछ प्रश्न होंगे। आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, मनुष्यों द्वारा कैसे ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप सभी अभी विद्यालय में बैठे हो अपने, है ना? तो आपको जैसे ही ये पीरियड खत्म हो जाता है, कैसे पता लगता है? बेटा बताइए, कैसे ज्ञात होता है कि क्लास का या पीरियड का समय समाप्त हो गया है? सोच के बताइए आप। ठीक है, अब दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता लग जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है ना? हमारे घर में कोई आते हैं तो हमारे घर का डोरबेल बजता है, या फिर हमारे घर के दरवाजे को, मेन डोर को वो खटखटाते हैं, तो हम अंदर से पहचान जाते हैं कि कोई आया है ना? कोई दरवाजे पर आया है। और पदचाप सुनकर, यानी कि आप बैठे हो एक कमरे में या फिर कहीं पर खड़े हो, आप पीछे से कोई चलकर आ रहा है, तो उनका पदचाप सुनकर आप पहचान जाते हो कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है ना? यानी कि जो उनका फुट स्टेप होता है, उसकी आवाज से भी आप पहचान जाते हो। अब बच्चों, आप सबको जो बहुत ही अच्छा से खेल लगता है, जिसे हम लुक्का छिपी खेल बोलते हैं, बहुत ही बचपन से ही हम लोग खेलते आ रहे हैं इस खेल को। तो इस खेल में क्या होता है? इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है ना? तो आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कौन सा खिलाड़ी है? आपने जरूर ये खेल खेला होगा। तो जो आपकी दूसरी तरफ की जो खिलाड़ी है, वो कुछ ना कुछ शोर करते होंगे या उनके कुछ आवाज से आप पहचान जाते होंगे कि आपके समीप में कोई है कि नहीं। तो इन सभी का कारण क्या है बेटा? ये जो आपने देखा कि स्कूल में जब घंटी बजती है, आपके घर पर आपके डोरबेल कोई बजाता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, कोई आपकी तरफ चलकर आता है, या जैसे कि मैंने आपको बताया, लुका छिपी खेलते समय आपके आसपास की आवाजों से आप पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कोई है। तो इन सभी का कारण क्या है बेटा? ध्वनि है अथवा साउंड है। तो इसी साउंड के बारे में, इसी ध्वनि के बारे में आज का हमारा क्लास होगा। ये जितने भी पॉइंट्स आपको चाहिए आप नोट करके रख सकते हैं। तो ध्वनि क्या है, इसको हम किस तरह से विज्ञान के रूप में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है? तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी ध्वनियां सुनते हैं, है कि नहीं? तो जो ध्वनि है, उसका हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करता है ना? हम बातें करते हैं ना एक दूसरे से, तो हमारे मन में जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। हम बातें करते हैं, आप अपने मैम से बात करते हो, आपके सहपाठियों से बात करते हो, आपके आसपास के लोगों से बात करते हो, तो आपका, आपके जीवन में, हमारे जीवन में सब ध्वनि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करता है।
अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, है ना। आपके चारों ओर क्या क्या ध्वनियां आपको सुनाई पड़ती है बेटा, जरा बताएंगे, एक सूची बनाएं हम लोग। चलिए, अब इसकी सूची हम बनाते हैं, ध्वनियों की सूची हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ध्वनियां होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। कुछ ध्वनियों की अपेक्षा कुछ ध्वनियां प्रबल होती है और कुछ ध्वनियां बहुत ही कैसी होती है, कुछ कम होती है, कुछ ज्यादा होती है ना। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये सवाल हमारे मन में आता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से पहुंचती है, और ध्वनियों को हम कैसे सुन पाते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आज के क्वेश्चन, आज का जो पेपर, सॉरी, आज का जो क्लास है, इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्वनि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारे चारों ओर कई प्रकार की ध्वनियां मौजूद है। आप सभी अपने नोटबुक में आपके आसपास सुनाई देने वाले ध्वनियों का एक सूची बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ एक सूची बना रखी है मैंने, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं, तो बेटा जैसे ही हम अपनी खिड़कियों को खोलते हैं या दरवाजे को खोलते हैं, आप पक्षियों का चहचहाना सुनते हैं। सुबह और दिन के दौरान पक्षियों की विविध आवाजें आपको सुनाई पड़ती है ना। तो पक्षियों का चहचहाना ध्वनि है। और वाहनों का शोर, अब आप स्कूल की तरफ निकले, स्कूल बस में गए, या फिर कई कई बच्चे जो है मोटरसाइकिल में, या फिर कई अपने पापा के साथ गाड़ियों में, या फिर कई कई और साइकिलों में सब जाते हैं। तो जैसे ही हम रोड में निकलते हैं, तो हमें वहां पर वाहनों का शोर सुनाई देता है, कारों का, मोटरसाइकिलों का, बसों का और अन्य यातायात के साधनों की आवाजें हमें सुनाई पड़ती है। घंटी की आवाज, है ना, दरवाजे की घंटी हो गई, फोन की घंटी हो गई, मंदिर की घंटी हो गई, स्कूल की घंटी। तो ये जो घंटियों की आवाज है, ये भी हम सुनते हैं निथी। संगीत और गाने, तो संगीत तो हम सबको ही पसंद है बच्चों, है ना। तो रेडियो से, टीवी से या किसी वाद्य यंत्र से आने वाली ध्वनियां, ये भी हम रोज ही सुनते हैं। अब देखो बेटा, हम घर में हैं, तो घर के जो उपकरण होते हैं, जिन्हें हम घरेलू उपकरण कहते हैं, जैसे कि मिक्सर, पंखे, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन चलने की आवाजें हमें आती है ना। तो ये सभी हमारे आसपास की आवाजें हैं। अब प्रकृति की ध्वनियां, जैसे हवा चलने की सरसराहट, बारिश की बूंदों की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट, ये सभी प्रकृति की ध्वनियां हैं। ये सब भी हम सुनते हैं। और पशुओं की आवाजें, जैसे कुत्तों का भौंकना, बिल्लियों का म्याऊं करना, है ना। तो अन्य अलग अलग जीवों की अलग अलग आवाजें होती है। तो इन पशुओं की आवाजों को भी हम निधि सुनते हैं, है ना। अब देखो बेटा, आपके आसपास कहीं निर्माण कार्य चल रहा हो, तो उसकी आवाजें भी हमें आती है, हथौड़े चलने की, ड्रिलिंग या निर्माण स्थल की अनेक ध्वनियां, ये सभी आवाजें हम सुनते हैं। अब देखो बेटा, ध्वनि क्या है। ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, जो कंपन, जिसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं, द्वारा उत्पन्न होता है। और ये कंपन जो है, ये कंपन एक माध्यम, जैसे कि हवा, पानी या किसी ठोस वस्तु से होकर तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में यात्रा करते हैं। और जब वे हमारे कानों तक पहुंचते हैं, तो हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं या उन्हें ध्वनि के रूप में सुनते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है बेटा, ये कंपन के माध्यम, यानी ये जो एक कंपन होता है, उस कंपन से द्वारा उत्पन्न होता है। और ये कंपन एक माध्यम से, हवा से, पानी से, ठोस से होकर तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं, तरंगों के रूप में यानी कि वेव्स के रूप में यात्रा करते हैं। और जब वे हमारे कानों तक पहुंचते हैं, तो हम उन उन ध्वनियों को बहुत ही अच्छी तरह से सुन पाते हैं, है ना। तो आपने पहचाना, आपको पता लगा कि ध्वनि क्या होती है ना, वाइब्रेशंस, कंपन और
किसी माध्यम से जब ये गुजरता है तो तरंगों के रूप में ये हमारे कानों तक आता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो चलिए बेटा, हम आपको एक एक्टिविटी से आपको दिखाते हैं कि ये ध्वनि जो है हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्ची खड़ी है यहाँ पर, है ना। उसके पास में एक जो है स्पीकर लगा हुआ है, देखा आपने। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो ये जो स्पीकर ये क्या करता है बेटा, ध्वनि उत्पन्न करती है, आपको पता है ना, ध्वनि को का उत्पादन ये करती है। तो ध्वनि जो है, अब देखो आपको ध्वनि सुनाई दे रही है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है बच्चों? ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन करने वाली, देखो यहां पर ये जो स्पीकर है यहां पर ये कंपन कर रहा है ना, कंपन करने वाली वस्तु से उत्पन्न होती है और ठोस, द्रव या गैस जैसी माध्यमों से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये तरंगों के रूप में है ना, यहाँ पे देख सकते हो वेव्स के रूप में यात्रा करती है। और यह माध्यम के कणों को संपीड़ित और विरल करके क्या करती है, हमारे कानों द्वारा सुनी जाने वाली संवेदना के रूप में अनुभव की जाती है। ठीक है, तो ये ध्वनि जब तरंगों के रूप में आती है, हमारे कानों तक जाती है। हमारे कानों से क्या होता है बेटा, जो नर्व्स होते हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और हमें अनुभव होता है किसका, ध्वनि का अनुभव, हम सुन पाते हैं उसको, है कि नहीं। तो ध्वनि क्या है बच्चों? ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो वेव्स के रूप में, जो कंपन करने वाली वस्तु के रूप में उत्पन्न होती है, ठोस, द्रव या गैस जैसी माध्यमों के तरंगों के रूप में यात्रा करती है और ये हमारे कानों तक पहुंचती है। क्लियर है बच्चों सभी को, है ना। चलिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों को। अब बेटा हम बात करते हैं मनुष्यों द्वारा उत्पन्न करने वाली ध्वनि। हम आवाज करते हैं ना, हम गाना गाते हैं, हम बातें करते हैं, तो हमारे शरीर से ये आवाज कैसे आती है, ये जरा देख लेते हैं। तो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि अथवा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो बच्चों, मानवों में, हम मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ, लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे? हमारी जो ध्वनि है वो वाक यंत्र अथवा कंठ, देखो कंठ यहां पर हमारा जो गला है ना, यहां पर जो कंठ है या लैरिंग्स है उससे उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, अपनी उंगलियों को अपने कंठ पर आप रखिए तथा आप देख सकते हैं, यहां पर आप महसूस कर सकते हैं कठोर उभार आपको मिलेगा खोजने पर, जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है ना, है ना। आप ऐसे कोई चीज निगलते हो तो आपको महसूस होता है। तो शरीर का ये जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वाक यंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये कहाँ पर होता है हमारे शरीर में? यह जो वाक यंत्र है वो हमारे श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। हमारा जो श्वास नली है बेटा, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है ना, श्वास नली, प्रक्रिया सब पढ़ा है हमने, है ना। तो ये कहाँ पर होता है? हमारी जो श्वास नली होती है उसके ऊपरी सिरे पर ये होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार क्या होता है बेटा, दो वाक तंतु इस प्रकार से तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झरी बनी होती है। ऐसे देखो, वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु के रूप जो होती है वो तानित होती है। उनके बीच में से देखो वायु ऐसे जब निकलने के लिए उसके लिए एक झरी सी बनी होती है। ठीक है, अब जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में से जब वायु बाहर निकलती है तो वाक तंतु क्या हो जाती है, कंपित हो जाती है, उसमें वाइब्रेशन आ जाता है और इससे क्या हो जाता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है अथवा साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बच्चों को?
जब लंग्स से हवा या वायु बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलती है तो हमारी जो वाक तंतु है, जो लैरिंग्स है हमारा, वो वाइब्रेट होती है, कंपित होती है, उससे ध्वनि जो है वो बाहर की तरफ निकलती है ना। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकता है। ठीक है। अब जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। अब देखो बेटा, हम जोर से आवाज कर सकते हैं, धीरे भी बोल सकते हैं, जोर से चीख भी सकते हैं हम, हल्के हल्के आराम से बात भी कर सकते हैं। तो ये सब कार्य कौन करता है? वाक तंतु पर जो तने हुए जो होते हैं ना, ये जो आपके जो वाक तंतु होते हैं, है ना, ये वाक तंतु के कारण ही ये पॉसिबल है। ठीक है। जब वाग तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाग ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाग ध्वनि से भिन्न होती है जब वाग तंतु ढीली और मोटी होती है। तो अलग अलग तरीके से इस आवाज को हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है। चलिए, अब पुरुषों की अगर हम बात करें, मेल्स की बात करें, तो जो वाक तंतु होती है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है पता है आपको? 20 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है पुरुषों में। अब स्त्रियों में कैसे होता है, महिलाओं में इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 15 मिलीमीटर होती है। ठीक है, यानी कि पुरुषों से 5 मिलीमीटर कम होती है कि नहीं? अब बच्चों की बात करें तो बच्चों की अगर हम बात करें तो वाक तंतु जो होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है। और यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की जो वाग ध्वनियां होती है वो भिन्न भिन्न होती है ना। मनुष्यों में जो जो वाक तंतु होती है वो कई कई जो है उसके साइज में जो है बदलाव आता है। मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग, बच्चों में अलग, तभी हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। तो एक और बार जरा इसको बता देते हैं हम आपको। यानी कि मानव में ध्वनि वाक वाक यंत्र अथवा कंठ, लैरिंग से उत्पन्न होता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम अपनी उंगलियों को कंठ पर रखेंगे, वहां पर एक कठोर उभार आपको मिलेगा जो हम निगलते समय हमें वो प्रतीत होता है, हमें वो महसूस होता है। इसी भाग को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम वाक यंत्र या क्या कहते हैं? उसको लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ पर उपस्थित होता है? जो हमारा लैरिंग्स होता है वो हमारी श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ पर होता है बेटा? श्वास नली के ऊपरी सिरे पर, जो हमारा ट्रकिया होता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं, उसके ऊपरी भाग पर ये स्थित होता है। अब वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं जो इस प्रकार, यहां पर वाक तंतु है, ठीक है, ये वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। यानी कि पतला सा एक झिरी जो है वो बनी होती है। ठीक है, एक स्लिट बना होता है। फिर क्या होता है, आवाज कैसे निकलती है? मैंने आपको बताया, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं, है ना, तो क्या होता है? तो वाक तंतु कैसी हो जाती है? वाइब्रेट होने लगती है, कंपित होने लगती है, और जिससे ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। ओके, तो फेफड़ों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। फेफड़ों से जैसी ही हवा बलपूर्वक बाहर आती है तो वाक तंतु जो है वो क्या हो जाती है? कंपित हो जाती है, और ध्वनि जो है बाहर की तरफ निकलती है। अब बेटा, वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को क्या करती है? तना हुआ या ढीला कर सकती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकती है। ठीक है। चलिए, अब जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो ध्वनि अलग प्रकार से आती है। वाक तंतु अगर ढीले और मोटे होते हैं तो ध्वनि अलग से आती है ना। तो जोर से बातें कर सकते हैं, धीरे से बातें कर सकते हैं, बहुत पतले आवाज में हम बातें कर सकते हैं।
अब पुरुषों की बात मैंने की आपसे कि पुरुषों के जो वाक तंतुएं होते हैं उसकी लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, जो स्त्रियों की अपेक्षा बड़ी होती है ना। महिलाओं में क्या होता है, इसकी लंबाई 15 मिलीमीटर ही होती है। बच्चों की अगर बात करें तो बहुत छोटे होते हैं उनमें, और इसी कारण से पुरुषों की आवाज अलग होती है। महिलाओं में अलग पिच से वो बात करते हैं, बच्चे अलग पिच से बात करते हैं, है ना। तो आई होप आज जो जो मैंने आपको बात बताई है वो ध्वनि के बारे में वो बिल्कुल आपको क्लियर है ना। ओके ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। तो बच्चों अभी हमारा समय है एमसीक्यू का, और आज का जो एमसीक्यू है वो आपके पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, यानी कि घर्षण चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें से ये है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लें हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलते समय कौन सा बल हमें फिसलने से रोकता है। सड़क पर चलने पर, सॉरी, सड़क पर चलते समय कौन सा बल हमें फिसलने से रोकता है हमारा सड़क पर। हमारे शरीर की पेशीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रकृति के संतुलित बल। सड़क पर चलते समय कौन सा बल हमें फिसलने से रोकता है। दूसरा देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घर्षण सबसे कम होने की संभावना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घर्षण सबसे कम होने की संभावना है। लकड़ी, कार्डबोर्ड, कांच या कागज। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। परिमाण के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। परिमाण के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी घर्षण, स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक घर्षण, स्थैतिक, लौटनिक, सर्पी घर्षण, सर्पी, स्थैतिक, लौटनिक घर्षण। आपने बताना है घटते क्रम में, ठीक है, परिमाण के घटते क्रम में कौन सा सही है ये आपने बताना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चौथे प्रश्न पर चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, माचिस की तीली पर प्रहार करने से आग उत्पन्न होती है, क्यों। माचिस की तीली पर प्रहार करने पर आग उत्पन्न होती है, क्यों। संपर्क बल के कारण, घर्षण के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, भौतिक अभिक्रिया के कारण। यहां पर पूछा गया है माचिस की तीली पर प्रहार करने से आग जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है। ठीक है, पांचवा देखिए, मछली का आकार सुव्यवस्थित किया गया है ताकि दिशा बदल सके, द्रव घर्षण बढ़ा सके, सांस लेने में आसानी हो, द्रव घर्षण कम हो। मछली का जो आकार होता है, हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार का आकार है मछली का, है ना, जिसे हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं उनकी। तो वो किस लिए होता है, दिशा बदल सकने के लिए, द्रव घर्षण को बढ़ाने के लिए, सांस लेने में आसानी होने के लिए, द्रव घर्षण को कम करने के लिए। 6th वन देखिए, घर्षण डैश उत्पन्न करता है। घर्षण डैश उत्पन्न करता है। ए गति, बी बल, सी ऊष्मा, डी प्रकाश। घर्षण डैश उत्पन्न करता है। आगे जाते हैं 7वें प्रश्न पर। बढ़ई अक्सर पेंच लगाने से पहले उन पर ग्रीस लगाते हैं। लगाते हैं उससे पहले उस पर क्या लगाते हैं बेटा, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कारण है। ए घर्षण कम करने के लिए, बी घर्षण बढ़ाने के लिए, सी उन्हें हल्का बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी।
बढ़ई अक्सर पेंच लगाने से पहले उन पर ग्रीस लगाते हैं, क्यों? यस। नंबर 8, फर्श पर साबुन का पानी डालने से क्या होता है? ज्यादा साफ हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा स्वच्छ हो जाएगा, चलना आसान हो जाएगा। फर्श पर साबुन का पानी डालने से क्या होगा? ज्यादा साफ हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा स्वच्छ हो जाएगा, चलना आसान हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, एथलीटों के जूतों में स्पाइक्स क्यों लगाए जाते हैं? एथलीटों के जूतों में स्पाइक्स क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए सजावट के लिए, ऑप्शन बी घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी घर्षण कम करने के लिए, ऑप्शन डी आकार देने के लिए। एथलीटों के जूतों में स्पाइक्स क्यों लगाए जाते हैं? 10वां प्रश्न देखिए, वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है जो निम्न गुणों पर कार्य करता है। वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है जो निम्न गुणों पर कार्य करता है। ए दाब, बी त्वरण, सी मंदन, डी घर्षण। वाहन का जो ब्रेक होता है वो किस गुणों पर निर्धारित होता है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपने कितने आंसर सही किए हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, सड़क पर चलते समय कौन सा बल हमें फिसलने से रोकता है? तो हमने पढ़ा हुआ है, घर्षण बल जो है वो हमें चलते समय फिसलने से रोकता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घर्षण सबसे कम होने की संभावना है? तो यहां पर लकड़ी, कार्डबोर्ड, कांच और कागज में सबसे कम घर्षण किसमें होने वाला है बेटा? कांच में, ठीक है। तीसरा, परिमाण के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि सबसे ज्यादा सबसे कम जो है घर्षण किस प्रकार के घर्षण में होता है, ठीक है। तो लॉटनिक, देखो यहां पर ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी देखिए बेटा, स्थैतिक, दूसरा है सर्पी, तीसरा है लॉटनिक। तो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्टैटिक सर्पी, देखो बेटा स्टैटिक यानी कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे भी कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे भी कम होता है, लॉटनिक यानी कि जो आपका रोटेशनल फ्रिक्शन होता है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन आप सही करेंगे, ठीक है। चौथा है, माचिस की तीली पर प्रहार करने से आग उत्पन्न होता है, क्यों? घर्षण के कारण होता है ना। आप उस पर प्रहार कर रहे हो तो वहां पर घर्षण होगा। मछली का आकार, जो उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उससे वो क्या होता है बेटा, जो पानी में वो तैरती है, जो द्रव में वो तैरती है, उससे वहां का जो घर्षण है वो कम हो जाता है और वो आगे बढ़ सकती है। छठवा देखिए, घर्षण डैश उत्पन्न करता है। घर्षण क्या उत्पन्न करता है बच्चों? ऊष्मा, हीट प्रोड्यूस करता है ना। फ्रिक्शन जो है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। अब बढ़ई अक्सर पेंच लगाने से पहले उस पर ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बच्चों? क्योंकि उसका घर्षण जो है वो कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। हमने पढ़ा है ना, जो ग्रीस या ऑयल जो होते हैं, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो किस लिए लगाए जाते हैं? घर्षण को कम करने के लिए, मशीनों वगैरह में हम लगाते हैं, है ना। फर्श पर साबुन का पानी डालने से क्या हो जाता है? चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है वहां पर? फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है और हमें बिल्कुल ग्रिप नहीं मिल पाता और हम गिर सकते हैं। यस, अगला है, एथलीटों के जूतों में स्पाइक्स क्यों लगाए जाते हैं बेटा? क्यों लगाते हैं? घर्षण को घर्षण को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? घर्षण को बढ़ाने के लिए, है ना। अगला है,
वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है, तो ये किस पर कार्य करता है? ये कार्य करता है किस पर? घर्षण पर बेस्ड होता है ये। यस। तो सभी आंसर्स को एक और बार आप चेक कर लीजिए। पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन, पांचवे का डी, छठवें का सी, सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का बी, दसवें का डी। तो आई होप सभी बच्चों के आंसर्स सही होंगे। जिन बच्चों ने गलतियां कर रखी है वो अपने आंसर्स को जरा देख लीजिए आपकी कहाँ गलती हुई है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम और भी बातें करेंगे ध्वनि के बारे में। तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। Karthik sir, can I start? Karthik sir? कार्तिक सर, आर यू देयर? Karthik sir, kindly start the second session.